देखिए भक्तिन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भक्तिन के द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। शास्त्र का मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो अपनी सुविधा के, अपनी जैसी सुविधा लगती थी वैसे उसे सुलझा लेती थी। जब एक बार लेखिका ने उसके लिए सिर मुड़ाने पर एतराज जताया, मतलब भक्तिन ने अपना सिर मुड़वा लिया था ना, तो तब लेखिका ने जब उस पर एतराज जताया तो भक्तिन ने शास्त्र की तरह शास्त्रों की आड़ में उसे उचित ठहरा दिया। लेखिका भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, उसने पूछ ही लिया कि बताओ तो जरा कि शास्त्र में लिखा क्या है, शास्त्र में क्या लिखा है भाई। इस पर भक्तिन को बिना देरी किए उत्तर मिल गया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, के तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। लेखिका भी शास्त्र के इस रहस्यमयी सूत्र को सुनकर हैरान रह गई, पर भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझाने में सफल रही। कहते हैं शास्त्रों के प्रश्न को वो सरलता से मान लेती थी, तो कहते हैं कि शास्त्रों के प्रश्न को वो सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। एक बार जब लेखिका ने भक्तिन से पूछा कि तुमने अपना सिर क्यों मुड़वा लिया, तो वो मतलब शास्त्रों के हिसाब से वो उनको उसका उत्तर देती है। तो बताती है कि शास्त्रों में लिखा है कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। लेखिका भी शास्त्र के इस रहस्यमयी सूत्र को सुनकर हैरान रह गई, पर भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझाने में सफल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातिन कैसे हो गई। भक्तिन आ गई, उनके घर में भक्तिन आ गई तो क्या हुआ कि कहते हैं लेखिका जो थी अत्यंत वो देहातिन कैसे बन गई। उसके वो देहात में रहती थी, कौन, भक्तिन लक्ष्मी, वो तो गांव में रहती थी ना। जब वो उनके यहाँ आ गई तो देहात मतलब देहातिन कैसे बन गई। तो कहते हैं महादेवी जो थी बचपन से शहरी वातावरण में पली थी, उन्हें देहाती रीति रिवाजों, खान पान आदि का ज्ञान कम ही था। भक्तिन के व्यवहार से देहातीपन झलकता था। वह खान पान के तरीकों से महादेवी जी को प्रभावित कर देती थी। अक्सर अपनी देहाती भाषा में ही वे अपना पक्ष रखती थी। महादेवी चाहती थी कि भक्तन के व्यवहार बोलचाल के तरीके में परिवर्तन आ जाए। इसके लिए उन्होंने जितना प्रयत्न करती उतना ही भक्तन के प्रभाव में देहाती भाषा प्रकट होती जा रही थी। अंत में उसी के प्रभाव से लेखिका अपनी असुविधाएं जो थी वो छिपाने लगी। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्तन को बदलना असंभव था, बल्कि वह स्वयं ही दूसरों को बदल देती थी। तो कहते हैं भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। कहते हैं लेखिका जो थी महादेवी वर्मा, वो शहरी वातावरण में पली बड़ी थी और उनके रीति रिवाजों का, खान पान का, सब उनका मतलब देहाती भाषा का तो उनके पास ज्ञान ही बहुत कम था। लेकिन जब भक्तिन वहाँ पर आ जाती है तो वो उनको बहुत समझाने का प्रयत्न करती हैं कि तुम अपनी भाषा को बदल लो, मतलब शहरी रीति रिवाजों और तरीके से यहाँ पर रहा करो। लेकिन जो भक्तिन होती है ना, वो क्या करती है, वो देहाती भाषा में ही अपना पक्ष रख देती। और महादेवी जी चाहती थी कि उनका व्यवहार तरीके में किसी प्रकार परिवर्तन आ जाए, लेकिन क्या करती, इसके लिए वो जितना ही प्रयत्न करती कि मतलब ये कुछ बदल जाए, लेकिन क्या होता था, जितना भी वे प्रयत्न करती उतने ही भक्तन के प्रभाव में गुण में आकर के मतलब वो देहाती बनती जा रही थी, खुद ही बनाती। इस प्रकार से लेखिका क्या थी, उनको तो वो सुधार नहीं पाई, उनको बदल नहीं पाई, लेकिन वो खुद देहातिन बन गई। इसलिए कहा जा सकता है कि भक्तन को बदलना असंभव था। इसलिए वह स्वयं ही दूसरों को बदल देती थी। भक्तन क्या करती थी, स्वयं को उसको बदलना असंभव था, दूसरों को ही बदल दिया करती थी। इसलिए लेखिका जो थी महादेवी वर्मा जी जो थी, मतलब भक्तन के आ जाने से वे महादेवी जी अधिक देहाती हो गए। ठीक, अब देखिएगा पाठ के आसपास क्या लिखा जाता है, नीचे देखिएगा। अब आलो आंघार की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं।
कहते हैं आलो आंधर की नायिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में निम्नलिखित समानताएं दिखाई देती हैं। क्या? दोनों अपने मस्तिष्क के प्रति पूर्व संपूर्ण समर्पित भावना चाहती हैं। दोनों अपने किसके प्रति? दोनों अपने मालिक के प्रति। दोनों अपने मालिक के प्रति पूर्ण मतलब क्या? अगर दोनों अपने मालिक के प्रति पूर्ण समर्पित रहना चाहती हैं। ठीक है, समर्पित रहना चाहती हैं या दोनों अपने मालिक के प्रति समर्पित भावना चाहती हैं। नंबर 2 में लिखेंगे दोनों को अपने मालिक की सेवा करने का सानिध्य प्राप्त हुआ। बेबी हालदार को तातुष का और भक्तिन को महादेवी वर्मा का। ठीक, दोनों के मालिक सरल हृदय, आत्मीयता की भावना से पूर्ण तथा दुख दर्द को समझने वाले थे। नंबर 4 में लिखेंगे दोनों का चरित्र अत्यंत पवित्र था। दोनों का चरित्र जो था अत्यंत पवित्र था। आलो आंधर की नायिका, आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार। और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में। क्या समानता मिलती है? नंबर 1 समानता क्या मिलती है? देखिए लिखा है दोनों अपने मालिक के प्रति, दोनों अपने मालिक के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। ठीक, नंबर 2 दोनों अपने मालिक के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। नंबर 2 में लिखेंगे दोनों को मालिक की सेवा का सानिध्य प्राप्त हुआ। लिखेंगे दोनों को मालिक की सेवा का सानिध्य प्राप्त हुआ। नंबर 3 में आएगा दोनों के मालिक सरल हृदय, दोनों के मालिक सरल हृदय आत्मीयता की भावना से भरपूर थे। आत्मीयता परिपूर्ण थे। ठीक, भावना से परिपूर्ण थे। नंबर आ गया 4। नंबर 4 में लिखेंगे दोनों का चरित्र अत्यंत पवित्र था। ठीक है, आप इसको यही चारों पॉइंट लिख लीजिएगा।
क्या मतलब, कहते हैं आलू आंधर की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में क्या समानता मिलती है। तो नंबर 1 लिखेंगे, दोनों अपने मालिक के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। दोनों को मालिक की सेवा करने का सानिध्य प्राप्त होता है, मतलब दोनों मालिक की सेवा करने। अच्छा, दोनों के मालिक सरल हृदय आत्मीयता की भावना से परिपूर्ण थे। दोनों का चरित्र कैसा था? दोनों का चरित्र अत्यंत पवित्र था। दोनों का चरित्र अत्यंत पवित्र था। ठीक, तो आप इसको आप एक अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो भक्तिन है, भक्तिन जो लेसन हम आपको पढ़ा रहे थे, भक्तिन लेसन जो है आज पूर्ण कंप्लीट हो जाता है, आज कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, भक्तिन जो है, भक्तिन कहानी का आपको, भक्तिन कहानी आपको पढ़नी है, ये समझ लीजिएगा। भक्तिन क्या है? भक्तिन क्या है? किसको भक्तिन कहा गया? बस का नाम किसे रखा गया, ये आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए, है ना। भक्तिन नाम किसने रखा था? भक्तिन नाम किसने रखा था? इनका नाम आपको बताना है, याद रखना है उसको, है। लक्ष्मी नाम का वो अपना नाम लक्ष्मी क्यों छुपाती थी? ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं, या आलू आंधर की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में क्या समानता मिलती है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और के भक्तिन के, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको याद करना है, और इसके जो मतलब भक्तिन का कहानी का जो भक्तिन लिखी हुई है उसका सारांश। ठीक है, आप लर्न कर लीजिए बेटा। ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ाते हैं, देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, इसके बाद में नेक्स्ट लेसन आता है जैनेन्द्र कुमार। ठीक, जैनेन्द्र कुमार। जीवन परिचय। सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार का हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय जो है, इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में, जन्म सन 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। ठीक, जन्म इनका 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, इनकी रचनाएं। परख, परख हो गई, लिखेंगे अनाम स्वामी, अनाम स्वामी। अच्छा, सुनीता, त्यागपत्र, सुनीता, त्यागपत्र, त्यागपत्र, और दो चिड़ियाँ, फांसी, दो चिड़ियाँ और फांसी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी आ गई रचनाएं। रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, दो चिड़ियाँ, फांसी, और नीलम देश की राजकन्या, और जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, है ना, समय और हम, इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और इनके पुरस्कार क्या हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ भारत सरकार द्वारा, भारत भारतीय सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए पुरस्कार,
पुरस्कार। नंबर 1 साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक। नंबर 2 में आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, और नंबर 2 में आएगा भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान। और नंबर 3 में आएगा पद्म भूषण। ठीक है। तो इस तरीके से पहले रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, दो चिड़ियां, फांसी। पुरस्कार में लिखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको, भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ है, और पद्म भूषण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ठीक। तो इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है। अब इनका निधन सन 1990 ईस्वी में हो गया। निधन सन 1990 ईस्वी में। निधन सन 1990 ईस्वी में हो गया। ठीक। लिखते हैं, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में उड़कर, यथार्थ को अंतिम सत्य में उड़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। बहुत सुंदर लिखा है। हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद में महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त धारा का प्रवर्तन किया। परख है ना, परख और सुनीता के माध्यम से परख और सुनीता के बाद में इन्होंने प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। इस तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक। अब देखिएगा, कथाकार होने जैनेन्द्र कुमार जी जो थे, कथाकार होने के साथ साथ इनकी पहचान अत्यंत चिंतक के रूप में भी रही। मतलब चिंता बहुत किया करते थे। बहुत सरल और औपचारिक सी दिखने वाली शैली में इन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नोत्तरों को सुलझाने की कोशिश की। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुस्थ एवं सहज उपयोग वे जीवन दर्शन से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। वह इस पद का गहन प्रश्नों के करते हैं। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठ सहज उपयोग वे जीवन के जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने जितनी गहराई से हृदयंगम किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय में जन्म लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे, और उनके जो पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं वह लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद में जैसा जो बुक से देखिएगा, अपनी बुक से देख के आप उसको लिखिएगा। ठीक। बुक से देख करके आप उसको लिखिएगा। अब देखिएगा, लिखा है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन क्या होता है? बाजार के दर्शन करना क्या आता है? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन देखिएगा। निबंध लिखा है। बाजार दर्शन क्या है? एक महत्वपूर्ण निबंध है।
जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा लिखने 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई थी। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र जी का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्ग्रंथि को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों ठीक है, वे अपने परिचितों, मित्रों और जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की जो जादुई ताकत होती है वो हमें कैसे अपना गुलाम बना लेती है। ठीक, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझ करके बाजार का उपयोग करें, मतलब जितनी आवश्यकता है उसका उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा तय करके बाजार में जाने की चमक दमक में जा कर के फंस गए, तो क्या हुआ, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या को घायल कर हम सदा के लिए अपने आप को बेकार बना सकते हैं। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति से समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्साओं की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बना दिया। कहते हैं बाजार शास्त्र, बाजार के दर्शन। कहते हैं बाजार दर्शन जो है एक महत्वपूर्ण का निबंध है जिसमें गहरी विचारिकता और साहित्य सुलभ साहित्य का दुर्लभ संयोग जो है देखा जा सकता है। ठीक है, और हिंदी में उपभोक्तावाद, बाजारवाद पर त्यागपत्र व्यापक जो मतलब हिंदी में जो है उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा भी करी गई है। यह कई दशक पहले लिखा गया था बाजार दर्शन। तो उनका कहना है कि बाजार का भी यदि हम ठीक ठाक से उपयोग करें, हम अपनी तृष्णा, लालच और उसके मतलब बहुत ज़्यादा बाजार में ना दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यदि हम उसकी बाजार की ही चमक दमक में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा तय करके बाजार में जाने की उसकी चमक दमक में फंस गए, तो हमारे अंदर क्या होगा, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाएगा। क्योंकि हम जाके बाजार में बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, तो हमारे पास एक पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हमारे अंदर संतोष का भाव पैदा हो जाएगा। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। उन्होंने कहा है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए हमें बाजार जाना है। उसको उन्होंने क्या किया है, इस मूल भाव का जैनेन्द्र कुमार जी ने भांति से उन्हें समझाने की, मतलब अनेकों एग्जाम्पल लेकर के दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में किया है और कहीं कोई किस्से बता करके किया है। इसी क्रम में केवल बाजार का पास पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या बना दिया, अनीति शास्त्र बना दिया। उन्होंने अनीति शास्त्र बता दिया है। अब जो है बाजार दर्शन जो है, हम बाजार के दर्शन मतलब बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ एक निबंध है। जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ एक निबंध है जो हम अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक, थैंक यू।